नमस्कार। कल हमने जिक्र किया था कि किस तरह G23 कांग्रेस के कुछ नेता 23 नेता आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। कार्य से इस वक्त उनको होना चाहिए था 5 राज्यों में जहां चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन वो वहां नहीं हैं, कैंपेन नहीं कर रहे हैं और बल्कि अपनी ही पार्टी की जड़ें खोदने में लगे हुए हैं। हमने स्पष्ट शब्दों में कल ये कहा था। जम्मू में जो मीटिंग हुई इसमें भगवा पगड़ियाँ पहन के प्रधान सेवक की तारीफ़ कर रहे हैं, ख़ासकर गुलाम नबी आज़ाद, और प्रधान सेवक भी उससे पहले रो दिए थे जब गुलाम नबी आज़ाद रिटायर हुए थे। तो ये जो नेता जितने भी हैं कांग्रेस के, ये मौका है इनके पास कि पार्टी को मजबूत करें, लेकिन नहीं, ये आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। और क्यों? फॉर द सिंपल रीज़न कि जो सोनिया गांधी परिवार है, 3 लोग जो हैं वो सांप की तरह कुंडली मारकर बैठे हैं कांग्रेस के संगठन पर। लेकिन जो ये काम जो लोग कर रहे हैं, साफ दिख रहा है इसमें कि मतलब भगवा पगड़ियाँ पहन के प्रधान सेवक की तारीफ़ करके। आज तो एक और बात हो गई, आनंद शर्मा इनमें से एक हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो बहुत बड़े पुराने नेता हैं, मतलब सालों साल से जो 10 जनपद के दरबार में रहे हैं वो। तो उन्होंने जो कलकत्ता में बंगाल के इलेक्शंस में कांग्रेस ने अलायंस किया एक पार्टी के साथ, ISF के साथ, तो उन्होंने उसकी पार्टी के भीतर आलोचना नहीं की, सरेआम उन्होंने निंदा कर दी। जैसे बिल्कुल वैसे जैसे जम्मू में जो भी दिक्कतें थीं उनको पार्टी के भीतर उठाने के बजाय सरेआम मंच पर किया था। तो आनंद शर्मा का कहना है कि ISF ये एक मुस्लिम पीरज़ादा हैं, ये उनकी पार्टी है और उसको इसका अलायंस हुआ है CPI-M से। अब कांग्रेस का अलायंस CPI-M से है तो कॉन्सिक्वेंटली कांग्रेस भी उसमें शामिल हो जाती है। तो इन्होंने कहा कि ISF और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इन मुद्दों को कांग्रेस कार्य समिति पर चर्चा होनी चाहिए थी। सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक सिलेक्टिव नहीं हो सकती। हमें हर सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की उपस्थिति और समर्थन शर्मनाक है, उन्हें अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में जो नेता हैं वो अधीर रंजन चौधरी हैं, लोकसभा में कांग्रेस के जो प्रमुख हैं। सरेआम कांग्रेस में इन्होंने फूट डाली है आनंद शर्मा ने, अपने ही नेता को क्रिटिसाइज करके, उसकी आलोचना करके। अधीर रंजन चौधरी ने, देखिए तमाशा बढ़ता जा रहा है सरेआम, दिस कॉल्ड वॉशिंग योर डर्टी लिनेन इन पब्लिक। वही जो हमने पहले भी कहा था, कांग्रेस एक ऐसा जीव होता है जो सत्ता से बाहर रहे कुछ ऐसा तो छटपटाना शुरू कर देता है, तड़पता है। ये इन सब का हाल हमें ऐसे ही दिख रहा है। बहरहाल अधीर रंजन चौधरी ने कुछ और कहा है। उन्होंने कहा है, नो योर फैक्ट्स आनंद शर्मा जी, अपने पहले जो हकीकत है उसको समझ लीजिए। CPI-M led left front is leading the secular alliance in West Bengal, of which Congress is an integral part. We are determined to defeat BJP's communal and divisive politics and the autocratic regime. ये जो मैं पहले बता चुका हूँ कि CPI-M का फ्रंट है, CPI-M ये फ्रंट लीड कर रही है, इसमें ISF भी है, कांग्रेस भी है, और हमारी इरादा सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जीतने ना दिया जाए क्योंकि वो फासिस्ट है। फिर एक और ट्वीट किया उन्होंने, इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज़ गॉट इट्स फुल शेयर ऑफ सीट्स। जो इसके हिस्से की सीटें थी इसको मिल चुकी है कांग्रेस को। लेफ्ट फ्रंट इज एलोकेटिंग सीट्स फ्रॉम इस शेयर टू द न्यूली फॉर्म्ड इंडियन सेक्युलर फ्रंट ISF। जो लेफ्ट फ्रंट है वो अपने हिस्से में से सीटें दे रहा है ISF को, कांग्रेस के हिस्से की सीटें नहीं दे रहा है। योर चॉइस टू कॉल द डिसीजन ऑफ CPI-M लेड फ्रंट कम्यूनल इज ओनली सर्विंग द पोलराइजिंग एजेंडा ऑफ BJP। आपने CPI-M का जो लेफ्ट फ्रंट है उसको कम्युनल कहना पसंद किया है, सांप्रदायिक, फिरका परस्त। ये सिर्फ BJP की ही मदद करता है। बांटो और राज करो, फूट डालो, राज करो, समाज को धर्म के नाम पर बांट दो और राज करो, ये सिर्फ उसकी ही मदद करता है। उसके अलावा जो लोग एकदम जिन्होंने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो है जहरीला फिरका परस्त एजेंडा जो है उसके खिलाफ लड़ना है, सांप्रदायिक एजेंडा के खिलाफ लड़ना है, उन्हें खुलकर सामने आना चाहिए कांग्रेस के समर्थन में, और वो भी 5 राज्यों में प्रचार करना चाहिए, बजाय इसके कि पार्टी की जड़ें खोदें
ऐसी बातें कह के जिससे बीजेपी मजबूत होती हो। Would urge a selective group of distinguished congressmen to rise above, always seeking personal comfort spots and stop wasting time singing praises of the PM। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा इन नेताओं से कि ऊपर ज़रा ऊंचा उठ जाएं, अपनी जो उनकी ख्वाहिशात है कि पर्सनल निजी मतलब चीज़ें कुछ मिल जाएं, सुविधाएं मिल जाएं जो उनको मिलती रही हैं अभी तक, हाँ, उस सब से ऊपर उठकर और पार्टी के लिए काम करें, बजाय इसके कि प्रधानमंत्री की तारीफ में कसीदे पढ़ के अपना वक्त बर्बाद करें। यानी कांग्रेस के भीतर की लड़ाई अब बाहर आ गई है। इससे पहले भी यही हुआ था। बिहार चुनाव से पहले इन्हीं लोगों ने G23 बिहार चुनाव से पहले सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। उससे पता चल गया था कि कांग्रेस एक बिखरा हुआ घर है। अब बंगाल चुनाव से पहले ये चिट्ठी लिखी गई है और ये फूट सामने आ गई है। हकीकत ये भी है कि ये लोग अपना कुछ देख रहे होंगे कहीं और, भगवा पगड़ी पहन के और प्रधान सेवक की शान में कसीदे पढ़ के। और हकीकत ये भी है कि कांग्रेस में चुनाव ही नहीं हुए अध्यक्ष के। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि गांधी परिवार जो है वो कुंडली मार कर बैठा हुआ है कांग्रेस पर। कांग्रेस से देश का मुस्तकबिल भविष्य बंधा है नहीं बंधा हम नहीं जानते, लेकिन कांग्रेस वक्त वक्त पर टूटी है, बिखरी है, फिर इकट्ठी हुई है। और कांग्रेस हो या कोई और हो, विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि आनंद शर्मा जैसे नेता सालों साल, जो मैं कहा 10 जनपद के दरबार में रहे हैं, उनके साथ के बाकी नेता भी इस बात का ख्याल रखेंगे कि ये उनके लिए संकट का समय नहीं है, वो तो कुछ ना कुछ अपना कर लेंगे। ये देश के लिए संकट का समय है। आजकल जो सरकारी मीडिया है, दरबारी मीडिया है, न्यूज़ चैनल्स हैं, उस पर आपने देखा होगा कि कैसे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी इंजेक्शन लगवा रहे हैं कोविड का, कैसे डॉक्टर हर्षवर्धन इंजेक्शन लगा रहे हैं कोविड का, लगवा रहे हैं, कैसे एक हमारे और मंत्री हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, पूरा नाम मुझे नहीं मालूम, रेड्डी है मेरे ख्याल, जी रेड्डी, वो भी इंजेक्शन, मतलब जो भी इंजेक्शन हमारे यहाँ लगवा रहा है कोई मंत्री वगैरह, उसका भी इवेंट बनाया जा रहा है। जबकि हकीकत ये है कि 1,40,00,000 लोगों को इंजेक्शन लग चुके थे, उसके बाद प्रधान सेवक को लगा। यानी 1,40,00,000 लोगों पर ट्रायल हो चुका था। जब कामयाबी साबित हो गई, उसके बाद प्रधान सेवक हर्षवर्धन और बाकी और लोग महापुरुष जितने भी हैं, उसको भी इवेंट बनाकर दिखाया जा रहा है। इसके मुकाबले आप ज़रा देखिए, यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरेस, इन्होंने जनवरी में ही लगवा लिया था। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ, उम्र 94 साल, उनके हस्बैंड प्रिंस फिलिप उम्र 99 साल, ठीक है, जनवरी में ही उन्होंने भी इंजेक्शन लगवा लिया था। तब कोई करोड़ों की तादाद में वहाँ ट्रायल नहीं हुए थे। फिर अमेरिका के जब राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, इन्होंने दिसंबर में ही इंजेक्शन लगवा लिए थे ओहदा संभालने से पहले। और तब यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, माइक पेंस, उन्होंने भी तभी इंजेक्शन लगवा लिया था। दिसंबर की बात है ये, और ये बड़ा टेलीवाइज्ड इवेंट था ये भी। और पोप फ्रांसिस जो हैं मौजूदा पोप, और इनसे पहले वाले पोप बेनेडिक्ट, इनको जनवरी में ही इंजेक्शन लगा दिए गए थे, इन्होंने लगवा लिए थे। सऊदी अरेबिया के किंग सलमान जनवरी में उन्होंने इंजेक्शन लगवाया। उनके बेटे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान दिसंबर में इंजेक्शन लगवा चुके थे कोरोना का। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने इंजेक्शन लगवाया था पिछले साल। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई के जो प्राइम मिनिस्टर है शेख मोहम्मद, इन्होंने नवंबर में लगवा लिया था पिछले साल। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो जनवरी में लगवा लिया था इन्होंने। टर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्डोगान, इन्होंने इंजेक्शन लगवा लिया था जनवरी में ही। और सेशल्स के प्रेसिडेंट वेवेल रामकलावन, इन्होंने जनवरी में लगवाया था इंजेक्शन। नवंबर 2020 में जो रूस के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनकी बेटी ने जो रशियन वैक्सीन है उसका इंजेक्शन लगवाया था। ये तब की बातें हैं जब इनके ही अपने देशों में करोड़ों लोगों को इंजेक्शन नहीं लगाए गए थे। यहाँ 1,47,00,000, अब तो 1,47,00,000 पार कर चुकी है संख्या, लेकिन जिस दिन प्रधान सेवक ने लगवाया था उस दिन 1,40,00,000 से थोड़े ज़्यादा लोग इंजेक्शन लगवा चुके थे पहले ही।
यानी साबित हो गया था कि कोई खतरा नहीं है। ऐसे में उसका भी इवेंट बनाना कि प्रधान सेवक इंजेक्शन लगवा रहे हैं, ये हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन इंजेक्शन लगवा रहे हैं, कोई और मंत्री इंजेक्शन लगवा रहा है, इसका इवेंट बनाना अच्छा नहीं लगता, चीप लगता है। रोज की तरह शो का समापन एक कविता से तो नहीं, एक शेर और 3 कथों से। अब कथे क्या होते हैं मैं बाद में बताऊंगा, हिंदी वालों को, उर्दू वाले जानते हैं क्या होते हैं। बहरहाल पहले शेर अर्ज किया है डॉक्टर कुलदीप सलिल, प्रोफेसर कुलदीप सलिल, अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, मुझे भी पढ़ाने की कोशिश की थी उन्होंने, तो ये उनकी कलम से निकले हुए हैं। प्रोफेसर कुलदीप सलिल को अमूमन मरहूम सरदार खुशवंत सिंह अपने कॉलम में छापा करते थे, विद मैलिस टुवर्ड्स वन एंड ऑल, ये कॉलम का नाम होता था सरदार खुशवंत सिंह के। तो टेल पीस की तरह आखिर में प्रोफेसर सलिल के जो पोएम्स हैं, कविताएं हैं, नज़्म हों, गज़ल हों, कतए हों, तो उनको वो छापा करते थे। तो पहले एक शेर है उनका, मैं अर्ज़ करता हूँ। सलिल साहब कहते हैं, वो बयां में ज़ोर है कि बंदा घबराने लगे, वो बयां में ज़ोर है कि बंदा घबराने लगे, इस तरह से झूठ बोले, इस तरह से झूठ बोले, सच भी शर्माने लगे। एक बार फिर पढ़ता हूँ। वो बयां में ज़ोर है कि बंदा घबराने लगे, इस तरह से झूठ बोले, सच भी शर्माने लगे। अब मैं आता हूँ कते पे। कथा जो होता है वो गज़ल के 2 शेर मान लीजिए, यानी 4 लाइनें। और कभी कभी ऐसा होता है कि गज़ल पूरी ना भी हो, सिर्फ 4 लाइनों में अभी अगर मुकम्मल मानी मिल जाएं तो वो भी कथा कहलाता है, यानी सिर्फ 4 लाइनों का कथा। तो अमूमन शायर लोग क्या करते हैं, अगर 4 लाइनों का कथा है तो ऊपर का लिख देते हैं, काफ, कि ये कथा है, 4 लाइनों में ही बात मुकम्मल हो गई, वरना गज़ल का हिस्सा भी हो सकता है। तो ये कथे हैं 3। सलिल साहब कहते हैं, चारों तरफ धुआं धुआं तुम खैर से तो हो, चारों तरफ धुआं धुआं तुम खैर से तो हो, हाँ खैरियत है सब यहाँ, तुम खैर से तो हो, हाँ खैरियत है सब यहाँ, तुम खैर से तो हो। हर एक खबर से उठ रही हैं लपटे आग की, हर एक खबर से उठ रही हैं लपटे आग की, ये तो कहो, ये तो कहो कि हो कहाँ, तुम खैर से तो हो। मौजूदा माहौल पर चारों तरफ धुआं धुआं तुम खैर से तो हो, हाँ खैरियत है सब यहाँ, तुम खैर से तो हो। हर एक खबर से उठ रही हैं लपटे आग की, ये तो कहो कि हो कहाँ, तुम खैर से तो हो। ये पहला कथा था, 4 लाइनों का मुकम्मल माने। दूसरा कथा है सलिल साहब का, सितम को जड़ से जो काटे उसे शमशीर कहते हैं, सितम को जड़ से जो काटे उसे शमशीर कहते हैं, जो पत्थर को भी पिघला दे, जो पत्थर को भी पिघला दे उसे तासीर कहते हैं। अमीरों का मुकद्दर तो बना होता है पहले ही, इनहेरिटेंस, अमीरों का मुकद्दर तो बना होता है पहले ही, गरीबों की जो बन जाए उसे तकदीर कहते हैं। एक बार फिर पढ़ता हूँ मैं। सितम को जड़ से जो काटे उसे शमशीर कहते हैं, जो पत्थर को भी पिघला दे उसे तासीर कहते हैं। अमीरों का मुकद्दर तो बना होता है पहले ही, गरीबों की जो बन जाए उसे तकदीर कहते हैं। आखिरी कथा है सलिल साहब का, प्रोफेसर कुलदीप सलिल। हर समय सिर चढ़ के बोले जो नशा अच्छा नहीं, हर समय सिर चढ़ के बोले जो नशा अच्छा नहीं, आसमां पर ही रहे जो वो खुदा अच्छा नहीं। हर समय सिर चढ़ के बोले जो नशा अच्छा नहीं, हर समय सिर चढ़ के बोले जो नशा अच्छा नहीं, आसमां पर ही रहे जो वो खुदा अच्छा नहीं। हर सितम से आग भड़की है हमेशा बदले की, हर सितम से
आग भड़की है हमेशा बदले की, ऐ सितमगर खुश ना हो तूने किया अच्छा नहीं। ऐ सितमगर खुश ना हो तूने किया अच्छा नहीं। हर समय सिर चढ़ के बोले जो नशा अच्छा नहीं, आसमां पर ही रहे जो वो खुदा अच्छा नहीं। हर सितम से आग भड़की है हमेशा बदले की, ऐ सितमगर खुश ना हो तूने किया अच्छा नहीं। नमस्कार। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।